फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। हमारी इस सीरीज कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी का आज मैं लेके आया हूं आपके लिए थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे दूं तो सिंपली आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या चीजें। मतलब हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे, उनका ओवरव्यू आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम एक मूलभूत ढांचा, एक फ्रेमवर्क जिसे हम कह सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा पहला फीचर है, तो दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां क्या कहा गया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे लिख लेते हैं हम रिटन एंड देन यहां पे अनरिटन। तो जब एक कन्वेंशन बैठता है, जब एक असेंबली बैठती है और उस लॉ को कोडिफाई करती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाई करती है, तब हम उसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए और इंडिया का। इंडिया के अंदर हमने पढ़ा, अभी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ही हमने पढ़ा कि ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी, कौन से समय से कौन से समय तक थी बताइए? तो वो थी 1946 से लेके 49 तक। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक साथ बैठी और इसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसे लिखा, उसमें सारे प्रोविजन उन्होंने बताए कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है काम चलेगा। उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और अलग अलग चीजें वहां पे उन्होंने लिख दी। तो ये चीज हो गई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास लिखित में एक दस्तावेज है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। दूसरी चीज आती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं यूके का। यूके के अंदर जितने भी लॉज हैं और जितने भी तरीके की चीजें हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। यूके के पार्लियामेंट के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि ये मेल को फीमेल नहीं बना सकते और फीमेल को मेल नहीं बना सकते। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो यूके का पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी में कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही गई है। इसका मतलब है कि वहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है कि पार्लियामेंट ने एक बार जो बात कह दी वो कह दी। अब वहां पे किस तरीके से लॉज होते हैं, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है? तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। वो तो हर एक कंट्री का है, चाहे वहां पे डिक्टेटरशिप है, चाहे कम्युनिज्म है या फिर कोई और फॉर्म की डेमोक्रेसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको हर एक कंट्री में देखने के लिए मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि वो रिटन है या अनरिटन। तो यूके के अंदर क्या है? अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे कौन कौन सी चीजों से डिटरमाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? एक तो पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज के द्वारा, दूसरा जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, तीसरा वहां पे डिटरमाइन करता है वहां के ट्रेडिशंस, उसी के साथ साथ कस्टम्स और जैसे कन्वेंशंस बने हुए हैं वो सारी चीजें। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर मैं आपको कहूं कि आप सारी चीजें एक दस्तावेज में लिख दें तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रही जाती हैं जो हम लिख नहीं पाते। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना एग्जॉस्टिव है, इतनी सारी चीजें उसके अंदर डाली गई हैं, बट कहीं ना कहीं कन्वेंशन का एक रूम बन जाता है। तो इसी के लिए जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां पे 80% जो चीजें होंगी वो होंगी अनरिटन, ठीक है, और 20% जो बाकी होंगी वो होगी रिटन। जैसे यूके के अंदर एक लॉ है मैग्ना कार्टा, जो 1215 के अंदर बना था, वो वहां पे राइट्स डिटरमाइन करता है। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ऐसे कुछ रिटन डॉक्यूमेंट है और मेजॉरिटी जो है वो अनरिटन फॉर्म में है, कन्वेंशंस के फॉर्म में चल रहा है, ट्रेडिशन कस्टम्स के फॉर्म में चल रहा है। तो इसलिए इसे कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो है 80% जो है वो रिटन है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
बट 20% ऐसी और भी चीजें हैं जो कन्वेंशंस के थ्रू डिटरमाइन की जाती। तो उसके लिए क्या है, कन्वेंशंस है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पे 20% क्या है, अनरिटन। तो अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिग्री वेरी करती। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखित रूप पे ज्यादा है, उसको कोडिफाई प्रॉपरली किया गया है, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिमिटेड चीजें लिखी हुई हैं और बाकी वो ट्रेडिशंस और कस्टम्स के हिसाब से चलता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको सबको मालूम है 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया था, और लागू कब हुआ, एनेक्ट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तो पहला फीचर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दूसरे फीचर के बारे में, दैट इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बहुत बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस उसके अंदर है, बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब वो बढ़ते 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 जो इन्फेंट था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, जो छोटा सा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। क्यों? उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, बहुत सारे चेंजेस आए, और उन चेंजेस को जो है हमने अडेप्ट किया और अंदर इंक्लूड किया। तो अब हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 470 आर्टिकल्स। उसी के साथ साथ 25 पार्ट्स। ठीक है, 22 नहीं, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हमने फैक्ट्स पढ़ लिए कि इतना लंबा चौड़ा है और ये सारी चीजें हैं, बट इसके अंदर जानने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों, क्यों इतना बड़ा हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इतना लेंदी हो गया। तो सबसे पहली चीज तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम अंग्रेजों के अंडर थे, हमने गुलामी सहन करी, हमने सारी प्रॉब्लम्स देखी। तो अब हम ये चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बने वो इतना बेहतर बने जिसके अंदर एक भी लूपहोल ना हो, जिसके अंदर एक भी कमी ना हो, जिसका आने वाले पॉलिटिशियंस फायदा उठा सके। अब आप मुझे खुद बताइए, अंग्रेजों की गुलामी में और किसी इंसान की गुलामी में ज्यादा फर्क तो हो नहीं सकता ना। अगर हम डेमोक्रेसी नहीं होते और किसी एक नेता के गुलाम बन जाते तो उसमें कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, चाहे वो अंग्रेज के आप गुलाम हो या फिर किसी इंडियन लीडर के। तो इसलिए हम चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी जो हम स्टैब्लिश करें वो स्टेबल रहे, वो चलती रहे। तो जितने ज्यादा प्रोविजंस हो सकते थे, जितने ज्यादा सेफगार्ड्स हो सकते थे, हमने सारे अंदर डाल दी। पहला रीजन तो ये। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी देखिए आप, कितना वाइड है, कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे कल्चर्स हैं। ठीक है, आसाम का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है। जब इतने सारे कल्चर्स हैं, जहां पे माइनॉरिटीज भी हैं, जहां पे बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, और हर एक सेक्शन को हमें सेफगार्ड देना है, हर एक सेक्शन को हमें सुरक्षित करना है, तो इस चीज के लिए हमें प्रोविजंस तो ज्यादा डालने पड़ेंगे। 5th शेड्यूल में देख लीजिए आप, क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन ही दी गई। ये इसलिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने ज्यादा प्रोविजंस हम डाल सकते थे उतने ज्यादा डाले, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी इतनी वाइड है। ठीक। दूसरी चीज, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स के अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं फेडरेशन में, और जो यूनियन होता है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट हम इंडिया की जब बात करें, यहां पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर का एक एक्सेप्शन था, वो भी अब हट चुका है। तो जब इतनी बड़ी टेरिटरी के लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसके अंदर प्रोविजंस तो बढ़ने लाजमी है, क्योंकि हर एक सेक्शन की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसे केटर करने की कोशिश की गई, उसे अंदर लाया गया है। तीसरा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो 1935 का एक्ट हमने पढ़ा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 1935 एक्ट जो है, इससे हमने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली। इसके अंदर जो दिए गए प्रोविजंस हैं वो हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए। तो वो खुद अपनी लेंथ में बहुत ज्यादा था, उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। तो जब हमने वहां से इंस्पिरेशन ली, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो उसका अपग्रेडेड वर्जन है एक तरीके से, तो उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़नी लाजमी थी। 4th पॉइंट, लीगल प्रोफेशनल्स।
इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं तो वहां पे लीगल प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, वो खुद एक एडवोकेट थे, लॉयर थे। जवाहरलाल नेहरू वो खुद एडवोकेट लॉयर थे। उसी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल वो खुद एडवोकेट लॉयर थे। और एडवोकेट इस चीज को जानता है कि कहां कहां कौन कौन सी चीज का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज लिख दी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का लॉजिक काम नहीं करेगा। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी लूपहोल ना रहे, कोई भी एक छोटी से छोटी जगह भी ऐसी ना बचे जिसका जो है मिसयूज किया जा सके, इसके लिए वो इसकी लेंथ बढ़ाते चले गए। लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की बात करते हैं, दुनिया के जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों के लिए पार्लियामेंट, वहां के पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया कि आप लॉ बनाएं और उसके हिसाब से चीजें चलने दें। बट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीजें वहां पे दी गई कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, फाइनेंस कमीशन किस तरीके से काम करेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वहां पे बारे में वहां पे चीजें बताई गई, गवर्नर की पावर के बारे में वहां पे चीजें बताई गई। ठीक है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में वहां पे चीजें बताई गई। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है वो सारी चीजें उसके अंदर डाल दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी उसके अंदर डाल दी गई, ताकि कहीं पे भी मिसयूज ना हो और हमारी डेमोक्रेसी जो है वो चली ना जाए। क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता था कि अब जो हम इस गुलामी से बाहर निकले हैं तो कभी भी वापस गुलामी के अंदर ना जाए, और इसके लिए वो सारे प्रोविजंस ऐड करते हुए चले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा लेंदी है, और उसके कारण सारे ये। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं और समझते हैं दूसरा इसका फीचर, ड्रॉन फ्रॉम मेनी सोर्सेस। हमने बहुत जगह से जो है इसकी इंस्पिरेशन ली। जितने भी पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड के जो पढ़े जा सकते हैं, जिन्हें समझा जा सकता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे पढ़ लिए, सारे समझ लिए, और उसके बाद जो है सारी चीजें सामने लाया और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। अब इसके अंदर हम प्रोविजंस के साथ साथ पढ़ लेते हैं कि कौन सी चीज कहां से हमने ली। तो सबसे पहला हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर पहला प्रोविजन है फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक फेडरेशन बनाने का उनका एम था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हैं, और उसी के साथ साथ ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, उनको साथ में मिलाया जाए और इंडिया की एक फेडरेशन बनाया जाए, एक संघ बनाया जाए। ठीक है, एक अग्रीमेंट किया जाए। बहरहाल वो 1935 के अंदर जो है मटीरियलाइज नहीं हो पाया, और वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया कि हम इस तरीके से एक यूनियन देख रहे हैं, एक संघ देख रहे हैं, जिसके अंदर सारी यूनिट्स को हम साथ में जोड़ के भारत को बनाएंगे। दूसरी चीज, सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टियर गवर्नमेंट है। ठीक है, सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी दी गई। किस तरीके से? तो 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि आपकी जो पावर है आप डिवाइड कर लें। यूनियन को यूनियन की पावर पे लॉज बनाने का अधिकार दे दें, स्टेट को स्टेट की पावर पे लॉज बनाने का अधिकार दे दें। तो 7 शेड्यूल ने लिस्ट को डिवाइड कर दिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे कौन लॉज बनाएगा? यूनियन बनाएगा। स्टेट लिस्ट पे इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस स्टेट बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। तो ये 3 जो है लिस्ट बना दी गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी मिल गई प्रोविंसेस को। जो उस समय पे प्रोविंसेस थे, आज हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं। उसके बाद चलते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन दिए हमें। तो सबसे पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 2 तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है डेमोक्रेसी के अंदर, मेजॉरिटी तरीके से, और भी फॉर्म्स हो सकती हैं, बट जो मेजॉरिटी चल रही हैं वो 2 हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या चीज है हम इसे आगे जाके समझेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक फीचर भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर हमें इसे डिस्कस करना है। उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो कि आप पुराने जमाने में राजा रहे हो, महाराजा रहे हो या रंक रहे हो, आप सब बराबर हैं। अगर आपके पिताजी राजा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे के नॉर्मल इंसान रहे हो, खेती बाड़ी में काम करने वाले इंसान रहे हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। आपके पिताजी मिनिस्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे दूसरे लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। पूरे इंडिया में जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सब पे सेम लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ जो है सेफगार्ड्स दिए गए हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। हम जब बात करते हैं सिटीजन्स की तो सब पे सेम लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। फिर चलते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज ली। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे हमारे मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ठीक, इन चीजों के बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और जितने भी यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो, ठीक है, इनके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि ये एक तरीके से ओवरव्यू है, जो हम आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू है। सारी चीजों को हम इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगला आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? सो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली मींस कि इंडिया के अंदर जितने भी लॉज बने हैं पार्लियामेंट द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, उनको चेक करेगा जुडिशरी कि कहीं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा, उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो ये चीज भी हमने कहां से ली? यूएसए से ली। फिर आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ सिंपली इतना कहता है कि हम अब जो है आने वाले समय में कौन से राइट्स देंगे हमारे सिटीजन्स को, वो इसके अंडर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हमने दे दिए, बट कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम बाकी राइट्स नहीं दे पाए। उनको क्या कर रहे हैं, हम आगे का गोल बता रहे हैं, फ्यूचर का गोल बता रहे हैं कि आने वाली गवर्नमेंट कभी इन्हें इनेक्ट कर देगी, लागू कर देगी। तो वो सारी चीजें आ गई डीपीएसपी के अंदर। आगे चलते हैं और समझते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया। सो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया क्वासी फेडरल पॉलिटी। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा कि हम यूनियन है, मैंने फेडरेशन पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम यूएसए की तरह फेडरेशन नहीं, हम क्या थे, हम एज अ इंडिया होल थे और उसके बाद स्टेट्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इंडिया की पहले आइडेंटिटी आती है और स्टेट्स की बाद में आइडेंटिटी आती है। बट जबकि हम यूएसए की बात करें तो वहां स्टेट्स की पहले आइडेंटिटी आती है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बाद में आइडेंटिटी आती है। तो हमने जो स्टेट्स बनाए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाए। स्टेट्स जा भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, स्टेट्स की बाउंड्री भी चेंज हो सकती है, बट इंडिया कभी मिट नहीं सकता। इंडिया वैसे का वैसा रहेगा। आज जिस तरीके के स्टेट्स आप देख रहे हैं, शायद आने वाले समय में उनकी बाउंड्रीज चेंज हो जाए, कुछ का नाम चेंज हो जाए, कुछ स्टेट शायद आपको देखने ही ना मिले उस नाम के साथ, बट इंडिया आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। इंडिया वैसे का वैसा रहेगा। दूसरी चीज, रेसिडुअरी पावर्स विद सेंटर। अगेन दिस इज द एग्जांपल कि हम क्या है, कंप्लीट फेडरल पॉलिटी नहीं, हम क्वासी फेडरल पॉलिटी। अगर हम कंप्लीट फेडरल पॉलिटी होते तो जो रेसिडुअरी पावर है, मतलब बची खुची पावर, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो 1947 में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज नहीं थी। अब उस पर लॉज कौन बनाएगा? अब आज तो आ गई हैं, तो ये चीजें आ गई रेसिडुअरी पावर के अंदर, जिसके ऊपर लॉज बनाएगा यूनियन। तो यहाँ पे जितनी भी रेसिडुअरी पावर है, मतलब जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई बट आने वाले समय में आ सकती। कभी सोचा था 1947 में कि राइट टू प्राइवेसी जैसा भी हमारा एक फंडामेंटल राइट हो सकता है अंडर आर्टिकल 21, बट आज है। तो आने वाले समय में जो चीजें आएंगी, जो ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे सामने आएंगे जिन पे लॉज बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसकी पावर किसको दी जाती है? सेंटर को दी जाती। तो ये हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया? सो कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये एक मिलीजुली लिस्ट है जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, दोनों के पास पावर है। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ हुआ तो उसके अंदर यूनियन लॉ जो है प्रिवेल करेगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि इनके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स आपके लिए आएंगे, सारी डिटेल डिस्कस करेंगे हम। हमारे इस कोर्स में एक भी चीज हम नहीं छोड़ने वाले, बारीक से बारीक चीज जिसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, उसे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके मेंस के आंसर सुधर सके, उसमें आपकी क्वालिटी राइटिंग हो।
इसके लिए। दूसरी चीज, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब ज्वाइंट सिटिंग क्या है उसे समझते हैं। किसी का छोटा भाई या बड़ा भाई है, दोनों में झगड़ा हो जाता है तो मम्मी साथ में बैठा देती है कि आइए साथ में बैठिए और सुलह कर लीजिए। वैसे ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, ठीक, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। किसी लॉ को लेके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनके बीच में झगड़ा हो गया कि नहीं साहब हम तो ये लॉ नहीं पास करने देंगे, लोअर हाउस बोले कि हमें तो ये लॉ चाहिए ही चाहिए। तो उस समय पे झगड़े को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है एक ज्वाइंट सीटिंग बुला देंगे कि आइए साथ में बैठिए और इस चीज को रिजॉल्व करिए। तो इसे कहा गया ज्वाइंट सिटिंग। फिर आता है वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हिटलर ने टेक ओवर किया उससे पहले जर्मनी इसके प्रोविजंस के थ्रू चल रहा था। सो वहां से हमने लिए इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी इसमें से कई लोग इसको जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट ये क्रिटिसिज्म कुछ है नहीं। मुझे ये बताइए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और हम आइडियाज अगर कहीं से लेते हैं तो दिक्कत क्या है? क्योंकि हम बेस्ट से बेस्ट चीज चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो किसी और के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है चीज हम उसे ना लें, ये कोई सेंस थोड़ी बनता है। हम हमारी क्या बना रहे हैं? पॉलिटी बना रहे हैं, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसके हिसाब से चलेगी, तो हम ये जरूर चाहेंगे कि सबसे बेस्ट चीज हमारे यहाँ हो। तो हमने जितनी बेस्ट चीज हमें मिल सकती थी पूरे वर्ल्ड वाइड, वो सारी चीजें ली और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिला दी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला फीचर समझते हैं। तो अगला फीचर यहाँ पे है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो किस तरीके से ये चीज बताई गई उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा रिजिड रहा तो उसमें बदलाव नहीं आएंगे, और बदलाव नहीं आएंगे तो एक समय बाद वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए उतना काम का नहीं रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा, ठहरा हुआ पानी जल्दी खराब होता है पर बहता हुआ पानी खराब नहीं होता। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सिर्फ चेंज ही है जो चलता रहता है, ठीक है, हर समय बाद चेंज आता रहता है, तो चेंज जरूरी है। बट इतना चेंज भी ना हो जाए कि जब मन चाहे उसको उठा के फेंक दिया। कोई ऐसा इंसान आया जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं रखता है और उसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया और नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आया, तो ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज में दोनों में समन्वय बना के रखे, एक बैलेंस बना के रखे। तो रिजिड की जब हम बात करते हैं तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुए, क्योंकि उसे अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर बताई गई है। और जब हम फ्लेक्सिबल की बात करते हैं तो यूके के गवर्नमेंट, यूके जो है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे दोनों प्रोविजंस का मिक्सचर है। सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर अमेंडमेंट्स किस तरीके से होते हैं। तो इंडिया के अंदर अमेंडमेंट्स दो तरीके से हो सकते हैं, पहला अंडर आर्टिकल 368 और दूसरा आउटसाइड आर्टिकल 368। तो जब हम अंडर आर्टिकल 368 की बात करते हैं उसमें दो टाइप्स बताई गई, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या चीज कहती है? स्पेशल मेजोरिटी कहता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों चीजों को फुलफिल करना है, ये चीज यहां पे बताई गई है कि दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तब जाके वो रेजोल्यूशन पास होगा। ये किस चीज के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया फंडामेंटल राइट्स के लिए, एफआरस के लिए, डीपीएसपी के लिए, और ऐसी सारी चीजें जो इन दोनों के अंडर नहीं आती, जो इन दोनों के अंडर नहीं आती। दूसरा यहां पे बताया गया स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये किस चीज के लिए है? ये है फॉर द फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजंस जब हम बात करते हैं इंडिया की फेडरेशन की, तो समझिए जो भी पावर में आएगा वो चाहेगा कि उसकी तरफ ज्यादा पावर जो हो झुकी हुई हो। तो इस समय पे ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है कि वो स्टेट्स की पावर को रिड्यूस कर दे। तो इसके लिए ये स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि अगर फेडरल प्रोविजन से छेड़छाड़ करी गई, इन शॉर्ट अगर स्टेट्स की पावर के साथ छेड़छाड़ करी गई, तो उसमें जो है स्टेट से रेटिफिकेशन लेने की जरूरत है, मतलब स्टेट्स की मंजूरी लेने की जरूरत है। फिर यहां पे आता है आउटसाइड आर्टिकल 368 जो कहता है सिंपल मेजोरिटी, दैट इज हाफ प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने भी लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उसके आधा प्लस 1, अगर वो लोग उसके फेवर में वोट करते हैं तो वो चीज पास हो जाएगी। ये किसके लिए रखा गया है? फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्रिएशन के अंदर सारी चीजें आ गई, क्रिएशन
उसका चेंज करना, नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना, सारी चीजें। क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, कोरम, और उसके साथ सैलरी अलाउंसेस और वो जो बाकी नॉर्मल चीजें होती हैं उसके लिए। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि स्टेट जो है वो किसी भी तरीके से यूनियन के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। तो हम जो है यूनियन है, ना कि फेडरेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं, आप तीनों प्रोविजन को देखिए, यहाँ पे ये तीनों चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज क्या दर्शाती है, ये चीज ये दर्शाती है कि हम जो है एक ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सप्लीमेंटेड विथ लेजिस्लेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही यूनिक पॉइंट है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। कैसे कह रहा हूं मैं सप्लीमेंटेड विथ लेजिस्लेशन? यहां पे हम दो एग्जांपल देखते हैं। एक देखते हैं सिटीजनशिप का, ठीक। सिटीजनशिप के अंदर आप देखिए कि पहले बेसिक लॉज बता दिए गए, बेसिक चीजें बता दी गई कि इंडिया के अंदर सिटीजन कौन बनेगा जब हम इंडिपेंडेंट हुए, और सिटीजनशिप में किस किस तरीके के प्रोविजन होंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रहेगी। और लास्ट में एक चीज दे दी कि इसके बाद के जितने भी सिटीजनशिप के लॉज हैं वो पार्लियामेंट बना सकता है, विल बी मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब यहां पे बेसिक प्रोविजन दे दिए और बेसिक चीजें बता दी, और उसके बाद ये कहा कि पार्लियामेंट अब जो है आगे के लॉज डिटरमाइन करेगा। सेम थिंग विथ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के साथ भी सेम चीज है, आर्टिकल 17 उसके अंदर भी बता दिया कि हम जो है अब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करते हैं। छुआछात वाली जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे अब लागू नहीं होगी। अगर कोई करते हुए पाया गया तो उसे पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब हमने कह दिया कि अब हमें ये चीज नहीं चाहिए। किस तरीके से इसे आप अबॉलिश करेंगे उसको कौन डिटरमाइन करेगा? तो उसे पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। उसे कौन डिटरमाइन करेगा? उसे पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। और उस चीज के लिए पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया, सिविल राइट्स एक्ट, जिसके थ्रू इसे जो है अबॉलिश कर दिया गया और इसे एक ऑफेंस बना दिया गया। तो यहां पे आप चीज ये देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जॉस्टिव बनाया गया है। जितनी ज्यादा चीजें हम डाल सकते थे हमने डाली हैं, बट उसी के साथ साथ एक चीज और हमने ऐड कर दी कि जहां पे हमें आगे में चेंज दिख रहा है, फ्यूचर जनरेशन में चेंज दिख रहा है, वहां पे हमने क्या डाल दिया? सप्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब आगे अगर आपको जरूरत लगे, पार्लियामेंट को अगर जरूरत लगती है तो वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रूम फॉर कन्वेंशंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चीज क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, बट कन्वेंशंस यहाँ पे भी हैं। जैसे मेरे को एक बार स्टूडेंट ने पूछा क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास चल रही थी, उसके अंदर स्टूडेंट ने पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि जब एक मैं शो देख रहा था, मतलब कुछ वो ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट उठे, प्रेसिडेंट जैसे ही उठे बाकी सब लोग भी उठ गए, और उसी के साथ साथ जैसे मैंने दूसरी मीटिंग देखी उसके अंदर प्रेसिडेंट के आते वक्त बाकी सब लोग खड़े भी हो गए। बट आप तो मुझे ये बता रहे थे कि प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये सारी चीजें क्या है? कन्वेंशंस हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं जो चले आ रहे हैं, और उसके लिए एक रूम है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्वियसली हेड है, ठीक है, नॉमिनल ही बात कर लो आप, बट सबसे सुप्रीम है, उनके स्टैंप के अंडर ही सारे काम होते हैं। जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं वो उन्हीं के नाम पे दी गई हैं। भले वहां पे एड एंड एडवाइस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लगती है, बट अगर ऑफिशियल स्टेटस की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऊंचे वाले पद पे, भले ही वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। तो उन्होंने फिर वो चीज समझी। ये सारे क्या है? कन्वेंशन है। ये कहीं लिखा नहीं है कि प्रेसिडेंट के आते वक्त सब लोग खड़े हो जाएंगे, ये कहीं लिखा थोड़ी, ये कन्वेंशन है। उसी के साथ साथ एक और प्रैक्टिकल कन्वेंशन की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्शन की, तो इलेक्शन में कौन सरकार बनाता है? वो आदमी सरकार बनाता है जिसकी पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है सीट्स हासिल की। बट कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की जो है मेजोरिटी सीट्स नहीं आती, तो उस समय ये देखा जाता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है। अगर वो भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो फिर ये देखा जाता है कि प्री पोल, मतलब इलेक्शन से पहले किया गया गठबंधन अलायंस, उसका लीडर कौन है उसे बुलाया जाता है। फिर लास्ट में जाके ऐसे इंसान को बुलाया जाता है जो ये दावा कर रहा है कि हम जो है इलेक्शन में के बाद अब विजयी हो चुके हैं और अब हम हमारी सरकार बना सकते हैं, हम उतने कैपेबल हैं। तो ये सारी चीजें कन्वेंशन है। और एक कन्वेंशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है
ऑन द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो अपने हिसाब से एक लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं, इन केस पार्टी ने इलेक्ट नहीं किया है अपने लीडर को। और ये सारे कन्वेंशन है जो हम देखते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूलभूत अधिकार दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 12 to 35, दैट टू इन पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं। कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सारी चीजों को हम इन डिटेल तो डिस्कस करेंगे ही, बट इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, सब समान है। इंडिया के अंदर किसी के पास भी स्पेशल दर्जा नहीं, ठीक है, सारे लोग बराबर हैं। दूसरी चीज राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार हर एक हिंदुस्तानी को है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इनमें से कई फंडामेंटल राइट्स तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स तक ही सीमित नहीं है, बाहर के सिटीजन्स को भी दिए गए। तो हम इतने ज्यादा डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, हम इतने ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री हैं कि हमने जो बाहर के सिटीजन्स हैं उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स कुछ दे रखे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। देवदासी सिस्टम को बैन कर दिया गया, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया गया, बॉन्डेड लेबर को बैन कर दिया गया, और ये सारी चीजें बैन कर दी गई। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत के अंदर हर एक रिलीजन को समान अधिकार है और हर एक इंसान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, विथ सम कंडीशंस कि वो किसी इंसान की मोरालिटी को भंग ना करे, तो वो ये सारी चीजें कर सकता है। मतलब हम किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के अंदर विश्वास नहीं रखते, हम सारे रिलीजन्स को इक्वल जो है रिस्पेक्ट देते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो भी कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने काम को चलाए रख सकते हैं, वो अपने कल्चर को प्रोपोगेट कर सकते हैं। कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई अलग अलग, तो सारी चीजों को जो है सर्वाइव करवा के रख सकता है इंसान। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32, सारी चीजें हमने लिख दी, 1 से 5 वाले जो है सारे फंडामेंटल राइट्स लिख दिए। बट ऐसा हो कि किसी दिन सरकार हमसे फंडामेंटल राइट्स ले ले तो फिर लिखने का मतलब ही नहीं है। तो इस चीज के लिए सेफगार्ड रखा गया है जो है अंडर आर्टिकल 32। इसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, और उन चीजों को इंप्लीमेंट कराने के लिए, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हमसे ले लिए जाते हैं तो उन्हें वापस दिलाने के लिए रिट जो है वो इशू की जा सकती है। रिट कौन कौन सी होती हैं? हिबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्यो वारंटो, ठीक है, सर्टियोररी, ये सारी रिट्स हैं। और इन रिट्स के बारे में मैंने इन डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और सारी रिट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे हम ये सारी रिट्स को आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो इन सारे राइट्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और एक एक आर्टिकल को खोल के देखेंगे, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, उस पर कैसे कैसे जजमेंट्स आए, हर एक चीज को बारीकी से हम देखेंगे। हर एक फंडामेंटल राइट को हम जो है एकदम ढंग से देखेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? एक सिंपल सी बात कहता है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हम एक नई कंट्री थे, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड था। तो ऐसे समय पे बहुत ज्यादा राइट दे देना भी संभव नहीं था, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि अगर इंडिविजुअल को राइट दिए गए हैं तो वो प्रेशराइज करेगा गवर्नमेंट को। कोई भी नया स्टेट उतनी ही चीजें कमिट कर पाएगा जितनी वो दे सकता है। अगर ओवर कमिट कर देता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज हम नहीं चाहते थे। तो जितने भी राइट्स जो हम दे सकते थे वो हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर दे दिए, बट उसके अलावा भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे कि हमारे सिटीजन्स को ये भी कुछ दिया जाए, और वो सारी चीजें हमारे लिए संभव नहीं थी उस समय पे। इसके लिए हमने कहां डाल दिया? उन्हें डीपीएसपी में डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया, जिसके अंदर सबसे पहले आता है राइट्स ऑफ फ्यूचर। मतलब ये राइट्स ऐसे हैं जो हम फ्यूचर में देना चाहते हैं। ये एक तरीके से डायरेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए कि जो आने वाली गवर्नमेंट है इनको ध्यान में रखे और सिटीजन्स को देने की कोशिश करे। दूसरी चीज यहां पे बताई गई है नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ले लिए गए हैं तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां खटखटा सकते हैं कि साहब हमारे जो है राइट्स ले लिए गए। बट ये चीज आप डीपीएसपी के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। बट इसका एक और जो है कड़ी है वो समझने की कोशिश करिएगा। ये नॉन जस्टिशिएबल नेचर के हैं, आप इन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते,
बट जब आपके दरवाजे पे पॉलिटिशियंस वोट मांगने आएंगे, तब आप उन्हें खड़ा रख के पूछ सकते हैं कि साहब मैं आपको क्यों वोट दूं, क्योंकि आपने तो कोई भी तरीके का डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जो गरीब के हित में है। आप उसे वहां खड़ा करके अकाउंटेबल पा सकते हैं, आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, और ये आपका अधिकार भी है और हर एक इंसान को करना भी चाहिए। दूसरी चीज, इसे लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट कराया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यही एम एंड ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि हाल फिलहाल में हम नहीं दे सकते, पर हम चाहते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इस पे लॉज बनाए और ये चीज जो है दे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इसका डिवीजन किस तरीके से किया गया है, तो इसके 3 डिवीजन किए गए हैं। सबसे पहला बताया गया सोशलिस्टिक, मतलब समाजवाद के प्रति। जैसे हम चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो, जो गरीब हो उन्हें एटलीस्ट खाने के लिए मिले, जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, बेसिक सुख सुविधाएं की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे परिवार तो आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पे उनके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं, 1 या 2 रुपए की आती है नमक की थैली, वो भी उनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते। ये रियलिटी है। तो हम उनको चाहते हैं कि उन्हें खाने के लिए चीजें मिले। तो ये हो गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। दूसरा आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स। जैसे हम अल्कोहल को बैन करेंगे, किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेंट्स को जगह नहीं देंगे, ये सारी चीजें आती है गांधीयन प्रिंसिपल्स में। फिर आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल ये कहता है जैसे मैन और वुमन की इक्वालिटी होगी, उन्हें इक्वल पे मिलेगी, मैटरनिटी रिलीफ मिलेंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। डीपीएसपी को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी चीज देखेंगे कि हाल फिलहाल में कौन से डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है मुहिम चल रही है। जब हमारा डीपीएसपी का वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम सारी डिटेल्स जो है डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो काफी रोचक है अपने आप में, क्योंकि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं थी, उसे ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 1946 नहीं 1976, ये यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, जो एक्चुअली मैंने कर भी दिया है। तो 1976 के थ्रू इसे ऐड किया गया, इस चीज को आपको ध्यान देना है, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1976 में आपको मालूम है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो ये एक इंदिरा गांधी की तरफ से एक हम बोल सकते हैं संदेश था कि आप राइट्स 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 मांग रहे हैं, बट आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती, ठीक है, अधिकार के सामने कुछ आपकी ड्यूटीज भी आती हैं, उन ड्यूटीज को आपको निभाना पड़ेगा। और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, जिसके थ्रू जो है हमने यहाँ पे ऐड करी हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर एक और ऐड कर दी गई। अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये भी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, मतलब अगर इसमें से कोई भी हम फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो हमें गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल नहीं कर सकती, हमें कोई सजा नहीं दे सकती, तो ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। बट अगेन इसे इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाए जा सकते हैं, सरकार कोई लॉ ला सकती है जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करेगी। इसके ऊपर भी कंप्लीट चैप्टर है हमारे इंडियन पॉलिटी के कोर्स में, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे लगभग 70 to 80 वीडियो लेक्चर्स तो 110% आएंगे, और हो सकता है कि उसकी संख्या बढ़ के 100 के पार भी चली जाए, क्योंकि जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगले फीचर के बारे में, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर एक इंसान को भारत के अंदर जो है वोट करने का अधिकार है, वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं, इट डजंट मैटर, बट अगर उसके पास एक स्टेबल एड्रेस है तो उसे वोट करने का अधिकार होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए, अडल्ट मतलब जो 18 के ऊपर है उसे वोट करने का अधिकार होगा। तो ये चीज हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं डाली जा सकती, तो हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार होगा। यही चीज जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी क्रिएट करती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है फर्क नहीं पड़ता, बट जितना योगदान आप सरकार बनाने में और अपनी सरकार चुनने में करेंगे उतना ही योगदान एक गरीब इंसान भी देगा। आप दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। जब आप पोल डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपको उसी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा जिस लाइन में एक गरीब इंसान खड़ा है। उसी के साथ साथ आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आपके पास 4 वोट्स हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के पास सिंगल वोट होगा, सिंगल वोट डालेगा और अपनी सरकार चुनने की कोशिश करेगा।
तो ये हो गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आगे चलते हैं और समझते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। इंडिया के अंदर एक एक्सेप्शन था बाय आर्टिकल 370, ठीक है। 370 के अंदर यह बताया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, वो भी 2019 के बाद ले लिया गया। तो अब इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही सिटीजनशिप है। तो इसके दो पहलू हैं। पहला समझते हैं इंटरनली, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट अपनी पर्सनल जो है वो आपको सिटीजनशिप नहीं दे सकता। मैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक ही सिटीजन हो सकता हूं, वो है इंडिया का सिटीजन। तो यहां हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 9 है जो है वो प्रोहिबिट करता है बाहर की सिटीजनशिप लेने को भी। मैंने यहाँ इम्प्लिसिटली लिखा है। इम्प्लिसिटली लिखने का अर्थ ये है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, भारतीय नागरिक अगर फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी, उसके बाद वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई। तो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप आप इंडिया के रह सकते हैं, इंडिया के अलावा किसी और के नहीं। आगे चलते हैं और समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये काफी रोचक चीज है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। इसे समझने के लिए हम दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन देखेंगे। सबसे पहला पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। तो हम समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आप इस तरीके का कुछ देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया लेजिस्लेचर और ये हो गया एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता हूं। जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया 2014-2019 में, तो क्या डायरेक्टली उन्हें एज अ प्रधानमंत्री इलेक्ट किया कि एज अ एमपी इलेक्ट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया? तो सबसे पहले इलेक्शन होता है लेजिस्लेचर का। यहां पे जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है वो क्या बनाती है? सरकार बनाती है। तो डायरेक्टली आप ये चीज देखिएगा कि डायरेक्टली आप सरकार के लिए वोट नहीं करते, पहले आप वोट करते हैं लेजिस्लेचर के लिए, लॉ बनाने वाले के लिए। और जो वहां पे अपनी मेजॉरिटी लाता है वो क्या बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है, मतलब वो अपनी सरकार बनाता है। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी सीट्स आई, एनडीए की मेजॉरिटी सीट्स आई। अगर उसी की जगह यूपीए की आ जाती, कांग्रेस की आ जाती, तो वो अपनी सरकार बनाते। तो इसको अगर एक शब्द में कहा जाए, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये चीज आपको समझ आई? इसी चीज के अंदर सारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समा जाता है। इसके ऊपर हम एक और डिटेल्ड वीडियो लेक्चर लाएंगे होपफुली, जो होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी क्या कहता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट हाल फिलहाल के लिए ये आपके लिए इनफ है। अगर ये चीज समझ आ गई तो वेल एंड गुड। फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि कुछ ये जो है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है। लेजिस्लेचर का इलेक्शन पहले होता है इंडिया के अंदर, हम एमपीज इलेक्ट करते हैं, एमएलएज इलेक्ट करते हैं, और उस सदन के अंदर जिसकी मेजॉरिटी बनती है, लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की मेजॉरिटी बनती है, उस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बनता है। उसी तरीके से विधानसभा के अंदर जिस पार्टी की मेजॉरिटी बनती है, उस पार्टी का लीडर सीएम बनता है। तो ये हो गया हमारा क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल के बारे में। ठीक, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, ये हो गया लेजिस्लेचर। ये कहां है? यूएसए में। यूएसए के अंदर लेजिस्लेचर मतलब उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी जो उनके लिए कानून बनाती है, उसका इलेक्शन अलग होता है, और जो उनके प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन अलग तरीके से होता है। तो दोनों के इलेक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हो और लेजिस्लेचर के अंदर जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेट्स की हो।
तो वहां पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। होपफुली जल्द ही हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, जिसके अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं सारे के सारे। वैसे तो सारे फीचर्स जो हैं वो इसी एक स्टेटमेंट के अंदर समा जाते हैं, बट बाकी जो किताबों के अंदर दिए गए हैं उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और वैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस। अगेन मैंने स्टार्टिंग से एम्फेसिस किया है कि हम एक यूनियन है, ऐसी यूनियन है जिसके अंदर यूनियन स्ट्रांग है, स्टेट्स थोड़े से कंपैरेटिवली वीक हैं। वही चीज यहां पे बताई गई है कि हम एक इस तरीके की फेडरेशन है जिसके अंदर क्या है कि यूनियन जो है स्ट्रांग है और स्टेट हल्के वीक पड़ जाते हैं। तो पहले हम फेडरल फीचर्स को देख लेते हैं एक एक करके। हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फेडरेशन का प्रिंसिपल यही कहता है, वहां डिवीजन ऑफ पावर होता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ पावर हमने देख लिया अंडर 7th शेड्यूल। ये चीज हमने जानी कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बनाएंगे, यूनियन लिस्ट पे यूनियन लॉ बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉज बनाएंगे। तो डिवीजन ऑफ पावर तो है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब स्टेट की पावर स्टेट को बताई गई है, यूनियन की पावर यूनियन को बताई गई है। ये एक फेडरल प्रिंसिपल है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने देखा अंडर आर्टिकल 368, अगर फेडरल प्रोविजंस को आपको चेंज करना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन हमें चाहिए। वो चीज आप यहां पे देख पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन दैट सेम एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किया, अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उसी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का हमें रेटिफिकेशन चाहिए, उनकी मंजूरी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इस चीज का ध्यान देता है कि कहीं कोई लॉ ऐसा तो नहीं जो फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसे वो नल एंड वॉइड बता देंगे। बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा कौन सा हाउस है, राज्यसभा हाउस है हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वहां पे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे स्टेट्स के अधिकारों के बारे में जो है बात की जाती है। तो ये हो गए इसके फेडरल प्रिंसिपल्स। अब आगे चलते हैं और समझते हैं यूनिटरी फीचर्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये चीज हम स्टार्टिंग से देख पा रहे हैं कि यूनियन का जो सेंटर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, रेसिडुअरी पावर उन्हें दिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके दौरान सारी पावर कहां चली जाती है, यूनियन के पास चली जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन प्रिवेल करेगा, तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। उसी के साथ साथ आप खुद ये चीज देखिए, स्टार्टिंग से हम सारी चीजें जब से पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन के पास ज्यादा पावर है, उसके पास रेसिडुअरी पावर्स भी हैं, है कि नहीं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो मेजॉरिटी सेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने पढ़ा इन द स्लाइड ऑफ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से जो है अमेंड कर सकता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। अगर हम एक्चुअली में फेडरेशन होते तो यूएसए की तरह सिस्टम होता, जहां स्टेट्स की सिटीजनशिप भी होती और यूनियन की सिटीजनशिप भी होती। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबली चेंज भी किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और उसके अंदर अगर हम बात करें क्रिएशन, अबोलिशन, चेंज इन दी स्टेट्स, वो तो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है आउटसाइड दी आर्टिकल 368, कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हम क्या है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनियन लॉज के ऊपर भी निगरानी रखता है, उसी के साथ साथ स्टेट लॉज के ऊपर भी निगरानी रखता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगेन प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे, इस चीज का आप एक बोलता हूं मैं सूत्र है, इसे गांठ बांध लीजिए कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। तो यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल इंडिया सर्विस, आप में से बहुत सारे लोग उसी सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस,
ये सारी सर्विसेज क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। मतलब आपकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, पर आप स्टेट के अंडर काम करेंगे, ठीक है। जो आपकी अल्टीमेट अथॉरिटी होगी वो यूनियन गवर्नमेंट होगी, बट जो आपकी इमीडिएट अथॉरिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो क्या ये एक तरीका नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखने का? सोचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो सिर्फ आपका तबादला कर सकते हैं, बट आपकी अल्टीमेट अथॉरिटी यूनियन के पास। इमरजेंसी प्रोविजंस, सारी की सारी पावर यूनियन अपनी तरफ खींच लेता है। मैं इंडियन फेडरेशन को एक बहुत ही आसान शब्द में समझाने की कोशिश करता हूं कि इंडियन फेडरेशन कैसा है कि घुड़सवारी जैसा है। जब तक घोड़ा आराम से चल रहा है तो फेडरेशन, जैसे ही कुछ नाटक किया, कोई इमरजेंसी प्रोविजन आया, लगाम खींच ली जाएगी, मतलब सारी पावर अपनी तरफ ले ली जाएगी। तो ये चीज बताता है हमारे इंडियन फेडरेशन को, इसीलिए इसे क्वासी फेडरल स्टेट भी कहा गया है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा है दैट दिस इज द फेडरलिज्म विथ यूनिटरी टेंडेंसी, यूनियन की तरफ ये झुका हुआ है, ठीक है, बायस्ड फेडरलिज्म है। ये सारी चीजें इंडियन फेडरेशन के बारे में कही गई हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो ये कहते हैं कि इंडिया जो है उन्होंने ऐसे ही फेडरेशन उठा लिया प्रिंसिपल, या ऐसे ही सारी चीजें कॉपी कर ली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जी नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक बखूबी तरीके से बनाया गया है। जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो सारी चीजें यहाँ पे डाली गई। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की फेडरेशन जो है वो काफी ज्यादा अलग है, वो थोड़ी सी यूनियन की तरफ झुकी हुई है। आगे चलते हैं और समझते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। तो हमारा जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक, जिसके अंदर ऊपर ही ऊपर आ गया सुप्रीम कोर्ट, फिर यहाँ पे आ गया हाई कोर्ट, और यहाँ पे नीचे वाले लेवल पे आ गया सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट्स आ गए, जिसको हम आगे वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये एक हायरार्की है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के बनाए हुए लॉज सिर्फ हाई कोर्ट तक ही चलेंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट सुना सकता है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है और इंडिपेंडेंट है। इनकी पावर को कोई भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके की हायरार्की की मैं बात कर रहा हूं। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। इस वाले सेक्शन को पहले कवर कर लेते हैं। दो सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, सिविल वाले कोर्ट्स अलग होंगे, क्रिमिनल वाले कोर्ट्स अलग होंगे। क्रिमिनल वाली अगर हायरार्की देखें तो सेशंस कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब सिविल वाली हायरार्की देखते हैं, सिटी सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉजेस। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आते हैं। जब हम सिविल की बात करते हैं तो वहां कहा गया है क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो वहां कहा गया है सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट के अगर हम नीचे की बात करें तो वहां पे कौन आता है, सबसे पहले फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, और उसके बाद आता है सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। ये हायरार्की है और ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है सब कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट एंड मुंसिफ कोर्ट। तो यहाँ पे आप हायरार्की देखिएगा, बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं है। ये जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको कमांड करेगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, और इन सब के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन होगा, हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक कोर्ट के द्वारा जो दिया गया जजमेंट है उसको ऊपर वाले कोर्ट में अपील किया जा सकता है कि साहब हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज इस पे जांच कीजिए। इसी का दूसरा ग्राफ एक और देखते हैं। सबसे ऊपर आ गया सुप्रीम कोर्ट, इसके जितने भी डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग है सारे कोर्ट में। नीचे वाले लेवल तक जितने भी कोर्ट्स हैं सबके ऊपर इसके डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होंगे। इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। उसी के साथ साथ हम जब आगे देखते हैं, ये जो हाई कोर्ट है वहां के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। कैन मूव केसेस फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट, कोर्ट के अंदर ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ मंगा सकते हैं केस। अगर इन्हें लग रहा है कि किसी हाई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये अपनी तरफ ला सकते हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट की अपील सुन सकता है। उसी के साथ साथ ये जो है
रिट इशू कर सकता है। रिट इशू करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। ये दो कोर्ट्स जो है रिट इशू कर सकते हैं। जितने भी स्टेट के अंदर फंक्शन चल रहे हैं उसके ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन चलेगा। और ये पूरे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसी के साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनके ऊपर जो है अपना अधिकार रखेंगे, सुपरविजन रखेंगे, इनके सारे कामों के ऊपर अपनी निगरानी रखेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये हायरार्की आप देख पा रहे हैं, बीच में कहीं पे भी कोई भी तरीके का जो है लूप होल नहीं है, ब्रेक नहीं है, ये एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने जो कह दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कह दिया वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म है जो हमने यूएसए से लिया है। अब इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, तो पार्लियामेंट लॉज बनाएगा। हो सकता है कि वो लॉ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता हो या उसके प्रोविजन के अगेंस्ट जाता हो। तो अगर ऐसी घटना घटती है, अगर वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है, तो उसे कोर्ट नल एंड वॉइड बोल देगा। हमारे यहाँ पे बेसिक लॉ जो है, ठीक है, एकदम बेसिक लॉ, वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं जा सकता। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू स्टेट लॉज पे भी होगा और यूनियन लॉज पे भी होगा। मतलब किसी भी तरीके से ना कोई लॉ, ना कोई ट्रेडिशन, ना कोई कस्टम, ना कोई कन्वेंशन हमारे संविधान के विपरीत नहीं जा सकता। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू का फीचर। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को, कि क्या कहते हैं एक्चुअली इमरजेंसी प्रोविजंस, वो क्या चीजें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कंडीशन में तो हम फेडरेशन है, बट जैसे ही कोई इमरजेंसी आ गई हम अचानक से क्या बन जाएंगे? हम अचानक से बन जाएंगे यूनियन, यूनिटरी। सारी पावर यूनियन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर फेडरल और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के अंदर यूनिटरी। कितनी टाइप्स की इमरजेंसी बताई गई हैं? सबसे पहले बताया गया नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। दूसरी बताई गई स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी हम कहते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 356। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीजों के ऊपर इन डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आएंगे, उन्हें आप देखिएगा। और जब तक इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं भी, तो उन्हें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या दर्शाती हैं? कि सारी पावर यूनियन की तरफ आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में। इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? 3 टियर गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे आ गई स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, इस पे 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, अर्बन में कौन सी आ गई? म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। और रूरल में कौन सी आ गई? पंचायती राज। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और उसी तरीके से अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज एंड एक्सेट्रा, उन्हें कब दिया गया? उन्हें भी दिया गया बाय 74th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा ही। तो इन चीजों को आपको नोटिस करके रखना है कि हमारे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो दीज वर दी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारे फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी हमारे फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, इसके मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा लेक्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं जाने की कोशिश मत करिए। इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। बहरहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्रिटिसिज्म हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, शायद ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसा समझता हूं और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से पढ़ा है।
बट इन जितने भी ये महानुभाव हैं जिन्होंने ये दिया है क्रिटिसिज्म, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और इसमें से ज्यादातर क्रिटिसिज्म का हम खंडन करेंगे आज। उनको क्या करेंगे, हम नल एंड वॉइड बताएंगे, किस तरीके से उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला बताया गया है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अब साहब मुझे खुद बताइए, अच्छी चीज है, कोई दूसरी अच्छी चीज है, तो उसमें सीखने से क्या हर्ज है? अगर पड़ोसी कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम सीखने में क्या दिक्कत है? हमें सीखना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अच्छी चीज है तो उसमें सीखने में क्या दिक्कत है? तो ये तो एक बेसलेस चीजें हैं कि बोरो मत करो, खुद का बनाओ। अरे खुद का बनाएंगे उसमें दिक्कत आ जाएगी फिर, क्योंकि जो चीजें हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अमेरिका में ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुकी है फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों की आप डिस्कशन करें तो वो अलग अलग जगह पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंडर ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम सारी चीजों से क्या है, मेल खाते हैं, तो लेने में दिक्कत क्या है? तो ये तो क्या है, ये एक बेसलेस क्रिटिसिज्म है। और आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम तो हमेशा से रही है कि क्रिटिसिज्म किया जाता है फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। कुछ ना मिले तो क्या कर देंगे, हम क्रिटिसाइज कर देंगे। एक नेताजी की मुझे बात याद आती है, तो पावर प्लांट बनने की तैयारी चल रही थी कि किस तरीके से पानी से ऊर्जा तैयार की जाए। तो नेताजी खड़े होकर कहते हैं कि ऐसा कैसे, अगर आप पानी में से बिजली निकाल लेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, खेती कैसे करेंगे, पानी की सारी ऊर्जा चली जाएगी। अब उस इंसान को यह भी नहीं मालूम कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से बिजली बनती है पानी से, बट क्या है, क्रिटिसिज्म करना है फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। दूसरा पॉइंट, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, अंग्रेज हमारे यहाँ पे काम करके गए, अंग्रेजों ने हमें लूटा भी बहुत, मैं इस चीज को मना नहीं करता, बट कुछ काम अगर अंग्रेज अच्छा करके गए तो सिर्फ इसीलिए उसे नकार दो क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, तो ये तो चीज गलत है। अगर 1935 का एक्ट उन्होंने बनाया भी, उसके अंदर इंडियंस का इंक्लूजन नहीं था, ये चीज मैं मानता हूं, हर एक चीज मैं मानता हूं, बट उन्होंने जो भी बनाया है वो इस तरीके से तो बनाया होगा कि इंडिया के लिए थोड़ा बेटर हो। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हें करना था, तो वो खुद भी इंसान तो यही चाहते थे ना कि एडमिनिस्ट्रेशन हम सही से कर सके। और अगर उसमें से हमें कुछ चीज अच्छी मिल रही है तो लेने में हर्ज क्या है, मुझे वो चीज बताइए। तो ये भी एक बेसलेस चीज है। अन इंडियन एंड एंटी इंडियन, आप ये चीज कह रहे हैं कि ये इंडिया के अगेंस्ट है, अन इंडियन है, तो ये चीज नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये चीज कही कि हमने बहुत सारी चीजें बाहर से ली हैं, वेस्टर्न से इंपोर्ट की हैं, बट हमने क्या किया, एक ब्यूटीफुल पैचवर्क बनाया। हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा अलग है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ही, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कितना अलग है। तो ये तो नहीं है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की, तो आप ये चीज देखिए कि कितना बखूबी तरीके से बनाया गया है। क्या ऐसा अमेरिका है? क्या ऐसा ब्रिटेन है? नहीं है। कितनी बढ़िया तरीके से बनाया गया। हमारी इंडियन जुडिशरी को कितना सुदृढ़ किया गया है। इतनी मजबूत तो अमेरिका की भी जुडिशरी नहीं। और आप ब्रिटेन की जुडिशरी की तो बात ही कर दीजिए, वो तो काफी ज्यादा वीक है। अगर मैं ये कहूं कि इंडियन जुडिशरी जो है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी है, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो भी गलत नहीं होगा। तो अगर हमने कहीं से उठाया होता, वो अन इंडियन होता, एंटी इंडियन होता, तो ये सारी चीजें कैसे होती? ठीक है। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पहली चीज तो गांधीयन फिलोसॉफी जो है वो अपने आप में गांधी जी ने नहीं दी। जब गांधी जी खुद उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो ये कोई गांधीज्म नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। बट उनके फॉलोअर्स ने क्या किया, उसको आइडियोलॉजी बना दिया। और आज भी अगर गांधीयन आइडियोलॉजी को बैठ के पढ़ेंगे तो उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, उसमें कहीं कुछ बात की गई है, कहीं कुछ बात की गई है। आप उसे इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे? कोई आइडियोलॉजी हो जो एकदम स्ट्रेटिफाइड हो तो आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट गांधीयन आइडियोलॉजी खुद ही फ्रेगमेंटेड है, काफी ज्यादा बटी हुई है। बट ये भी चीज नहीं है कि हमने कोई भी प्रोविजन इंक्लूड नहीं किया। आप खुद देख सकते हैं डीपीएसपी के अंदर हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स ऐड किए हैं, ठीक है। 1992 में ही, भले 1992 में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लाए, गांधी जी का जो पंचायती राज का सपना था उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये अनगांधीयन। एलिफेंटाइन साइज, अरे भाई साहब अच्छी अच्छी चीजें हम डालेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस डालेंगे। आप खुद देखिए ना, आज 75 साल हो गए हमारे इंडिया को आजाद हुए, हमारी आजादी को, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है।
अगर यही हमने छोटा रखने की कोशिश की होती, इसमें प्रोविजंस नहीं डाले होते, तो लोग इसका मिसयूज कर लेते। वो चीज तो हम नहीं चाहते थे। तो ये चीज आप यहां पे देखिए, ये चीज गलत है। साइज बड़ी हो गई तो क्या हुआ, सही है ना। सिक्स्थ, लॉयर्स पैराडाइज। अगेन देयर आर टू व्यूज टू इट। पहली चीज तो एक ये चीज होनी चाहिए थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा आसान शब्दों में होता शायद, तो भारत के नागरिक उसे बेहतर तरीके से समझ पाते। आपको शायद मेरी जरूरत ना पड़ रही होती उसे समझाने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एक भारत का नागरिक उसे उठा के पढ़ता और समझ जाता। बट उसमें दिक्कत भी आती, अगर उसे इतना ही ज्यादा आसान रखा गया होता और कॉम्प्रहेंसिव नहीं किया गया होता, मैं कॉम्प्लिकेटेड की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्रहेंसिव की बात कर रहा हूं, उसे डिटेल्ड नहीं किया गया होता, तो क्या होता, उसका मिसयूज होने लगता। लॉयर्स जो अंदर बैठे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्हें इस चीज का आइडिया था कि अगर हम इसे प्रॉपरली नहीं ड्राफ्ट करेंगे तो इसका मिसयूज हो सकता है इन नियर फ्यूचर। तो इसके लिए उसे उस तरीके से बनाया गया है, इसलिए वो लॉयर्स की पैराडाइज की तरह लगता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरीके का डाउट रहता है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज करिए, वो वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करने की कोशिश करिए, और जितने भी नोट्स हैं इस वीडियो लेक्चर के, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।